मेरी ज़िंदगी की एक भयानक रात जिसने मेरी ज़िंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया, जिसे याद करके आज भी मेरा दिल दहल उठता है। ये बात उन दिनों की है जब मेरी पत्नी प्रेगनेंसी के कारण पिछले 2 महीने से मायके गई हुई थी और मैं अपनी वासना को पूरा करने के लिए नए नए मौके तलाश रहा था। हेलो रुपेश, अब क्या बताऊं, 1 महीना हो गया पत्नी मायके में ही है। बस ऐसे ही यहाँ पे सब रूखा सूखा ही चल रहा है। मैं अपने दोस्त से बात करते हुए कार ड्राइव कर रहा था। आधी रात के इस पहर में पूरा रास्ता सुनसान था। सच कहूँ तो मैं वासना के भोग में अंधा हो चुका था। अरे यार, टेंशन क्यों लेता है भाई? रोज दाल रोटी खाना तो ठीक है, कभी कभी मर्द को तंगड़ी कबाब लॉलीपॉप भी खा लेना चाहिए। मन खुश हो जाता है। मेरे दोस्त ने जो कहा उसे सुनकर मेरे मुंह में पानी आ गया। अरे रुपेश, तू बस ऐसे ही ललचाता रहे, कभी ढंग का सॉल्यूशन मत देना। अरे कुछ ऐसा रास्ता बता जिससे मेरी रात रंगीन हो जाए। ठीक है भाई, तू भी क्या याद रखेगा। जिस रास्ते से तू गुजर रहा है उस रास्ते पे तुझे एक बड़ा सा बरगद का पेड़ दिखाई देगा। उस बरगद के पेड़ के नीचे एक महान विद्वान की मूर्ति होगी। उस मूर्ति की तरफ एक औरत पीठ करके खड़ी होगी, वही तेरा कुछ मदद कर सकती है। रुपेश की बात सुनकर मैं पहले से ही उस लड़की को अपने मस्तक में जीने लगा था। सच बताऊं तो मैं हवस में अंधा हो चुका था। मैं जैसे ही उस पेड़ तक पहुंचा, मेरी नज़रें उस लड़की को ढूंढने लगी। फिर अचानक ही किसी ने मेरे कार के दरवाजे पर दस्तक दिया। आपको मेरे बारे में किसने बताया? मैंने जैसे ही उस लड़की की तरफ देखा तो मैंने देखा कि एक बेहद खूबसूरत और जवान लड़की मेरी तरफ देख रही थी। तुम्हें इतनी रात को इस सुनसान जगह पर खड़े होने पे डर नहीं लगता? मैंने अपनी बात तो उस लड़की से उसका चेहरा देखकर किया था, मगर अगले ही पल मैं कुछ और देखने लगा। मैं अकेली कहाँ हूँ? आप हैं तो सही, मुझे कंपनी देने के लिए। फिर डर किस बात का? लड़की की ये बात सुनकर मेरे अरमान जागने लगे थे। मुझे लड़की बेहद पसंद थी। सच कहूँ तो मैंने आज से पहले इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी थी। सुरमई जैसी गोल आँखें, होठ मानो जैसे मुंह से अमृत टपकता हो। मन ही मन में अपने दोस्त रुपेश को बधाई देने लगा। वाह रुपेश, क्या बात है, कहाँ छुपा के रखा था ऐसी खतरनाक पीस को? मान गए तुझे। मैं खुद से बातें ही कर रहा था कि तभी उस लड़की ने कहा, अरे मैं खतरनाक नहीं, खूबसूरत हूँ। लड़की के ये कहते ही मैं हक्का बक्का रह गया। ये पहला लम्हा था जब मुझे मेरी ठरक एहसास हो रहा था। फिर तभी उसने कहा, मेरा मतलब है मैं जीती जागती इंसान ही हूँ और मैं इस पेड़ के नीचे ही रहती हूँ, यही मेरा घर है। लड़की के ये कहने पर मेरी जान में जान आई। मुझे अपना वक्त और बर्बाद नहीं करना था, इसलिए मैंने सीधा उससे अपने मतलब की बात की। अच्छा, बहुत हो गई बातें, अब बताओ एक रात का कितना लोगी? इस एक सवाल से मेरी कामुकता चरम पर पहुंच चुकी थी, जिसे सुनकर उस लड़की ने अपने बदन को झुकाकर और कहा, मैं चाहती हूँ तो मुझे मार डाल। मैंने जैसे ही सुना कि वो लड़की खुद को मारने के लिए कह रही है, डर के मारे मेरी आंख की पुतलियां फटी की फटी रह गई। मेरे चेहरे पर, मेरे माथे पर टेंशन के मारे पसीने छूटने लगे, जिसे देखकर वो लड़की जोर जोर से हंसने लगी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, उस लड़की ने फिर से कहा, अरे फट्टू, तुम कितने डरपोक हो यार, जरा सा भी मजाक तुमसे बर्दाश्त नहीं होता। जरा अपनी शक्ल को तो देखो, कैसे चुसे हुए आम की तरह सिकड़ी हुई है। लड़की की ये बात सुनकर मुझे मेरी मर्दांगी को ठेस लगी। मैंने तुरंत अपना लहजा गर्म किया और उससे कहा, ये सब छोड़, पहले बता चलती है कि नहीं? मैं उस लड़की से बेरुखी से बात करने लगा और तभी उसने कहा, तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें बताया नहीं कि मैं इस पेड़ को छोड़कर कहीं नहीं जाती? अगर तुम्हें कुछ कहना है तो इसी बरगद और इसी ऋषि मुनि की मूर्ति के सामने कहना इतना होगा। कहकर वो लड़की वापस उस मूर्ति की ओर जाने लगी। मैंने उसे पहली बार पीछे से देखा और मेरे होश मदहोश होने लगे और मेरी वासना मुझ पर हावी हो चुकी थी।
मैंने तुरंत अपनी कार को लॉक किया और उसके पीछे पीछे बढ़ने लगा। वह मेरी परछाई देख समझ चुकी थी कि मैं उसके पीछे पीछे आ रहा हूँ। उसने अपनी कदमों को थोड़ा धीरे किया और अपने शरीर से पल्लू गिराते हुए अपने कदमों के रफ्तार की तरह हर एक अंग के पार्ट्स पुर्जे के कपड़े उतार कर फेंकने लगी। मैं भी किसी भूखे भेड़िए की तरह उसे नोचने के लिए तैयार हो चुका था और देखते ही देखते उस लड़की के बदन पर एक कपड़े का सिर्रा तक नहीं बचा और मैंने भी अपने शरीर से कपड़े नोच फेंके और अगले ही पल वो मेरे बाहों में कैद किसी जवान हिरणी की तरह आहें भरने लगी। उसकी हर एक सांसें मुझे परम सुख दे रही थी। जैसे जैसे हम एक दूसरे में विलीन होने जाते वैसे वैसे बरगद का पेड़ भी हिलने लगा। हम दोनों एक दूसरे में समाने ही वाले थे कि अचानक बहुत सारी लड़कियों की आवाज़ चारों तरफ से गूंजने लगी। आओ विवान, मेरे पास आओ, मुझे भी प्यार करो। विवान, मैं भी तुम में विलीन होना चाहती हूँ। मुझे भी तुम्हारे साथ संभोग करना है। आओ विवान, मेरी प्यास बुझा दो। मेरा ध्यान तो एक ही लड़की पर था, पर अचानक जब मैंने ऊपर देखा तो मैंने देखा कि वो बरगद के पेड़ से बहुत सारी लड़कियां लटक कर मेरा इंतज़ार कर रही थी, जैसे कि वो मुझे खाना चाहती हो। उनकी आंखें किसी पिशाच से कम नहीं थी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मेरे ऊपर बैठी वो लड़की के मुंह से खून गिरने लगा। ये क्या हो गया तुम्हें? ये कहते ही मैंने उस लड़की को अपने से दूर झटक दिया और तुरंत उस ऋषि मुनि के मूर्ति के पास आकर खड़ा हो गया। मैं कहता हूँ दूर हटो। अगर तुम मेरे पास आने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें चीर दूंगा। मेरी वो सारी धमकियाँ सारी नाकाम होने लगी और मैं ऋषि मुनि के मूर्ति के पीछे जाकर छुप गया। वो सब लड़कियाँ उस मूर्ति की तरफ पीठ कर कर खड़ी हो गई और बोली, कब तक बचाएगा तो इन जैसों को? एक ना एक रोज तो ये अपनी हवस में फिर अंधे होंगे और यहाँ आएगा। मैं उन लड़कियों की आवाज़ साफ साफ सुन सकता था और मुझे इतना तो समझ आ चुका था कि मुझे यहाँ से ये मूर्ति ही जिंदा बचा सकती है। तो मैं उस मूर्ति को अपने हाथ में लिए अपने कार की तरफ बढ़ ही रहा था कि अचानक बरगद के पेड़ के ऊपर से कोई ताड़ी मेरे पेट पर लाकर गिरी और वो मूर्ति चूर हो गई। सच बताऊं तो वो उस मूर्ति के टुकड़े नहीं बल्कि मेरे जिंदा बचने की उम्मीद के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। अब तक जो लड़कियां ऊपर लटक कर मेरा इंतज़ार कर रही थी, अब वो मेरे तरफ बढ़ने लगी। वो मेरा मांस नोचने और मेरा खून पीने के लिए मेरे तरफ बढ़ती ही जा रही थी। देखते ही देखते वो सारी लड़कियां मेरा मांस नोचने लगी। दर्द के मारे मेरी चीखें खुले आसमान में गूंजने लगी। छोड़ो, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी वासना में अंधा हो गया था। मैं जीना चाहता हूँ। मैं भीख मांगने लगा अपनी जान के लिए, पर वो मुझे छोड़ ही नहीं रही थी। जिस तरह मैं अपनी वासना में अंधा हो चुका था, उसी प्रकार वो मुझे चीख खाने के लिए अंधी हो चुकी थी। उन खून प्यासी लड़कियों ने मेरे कमर के नीचे सारा पैर खा लिया। जो खून मेरे पैरों से सर सर बह रहा था, वो जाकर उस ऋषि मुनि के टुकड़े की तरफ जाने लगा और पूरी तरह से वो खून से लथपथ होने के बाद अचानक ही वो मूर्ति वापस सही हो गई। उस मूर्ति के जुड़ते ही वो सारी लड़कियां उसी बरगद के पेड़ पर जाकर वापस लटक गई। ऋषि मुनि, आप कौन है और आपको देखते ही ये लड़कियां वापस कैसे पेड़ पर चली गई? मेरे सवाल से उस मूर्ति से निकली रोशनी ने मुझसे कहा, बेटा, ये सब मेरा ही किया हुआ दुष्कर्म है, जिसकी सजा आज तुम्हें भुगतनी पड़ रही है। आज से 1200 साल पहले यहाँ एक वैश्या रहती थी, चारुलता, जिसे कामदेव का वरदान था कि वह हर एक रात के बाद कुंवारी और पवित्र हो जाएगी, चाहे वो कितने भी मर्दों के साथ संभोग कर ले। ये बात जब मेरे कानों में पड़ी तो मैंने भी चारुलता को पाना चाहा, लेकिन इस वरदान के साथ श्राप भी जुड़ा था। श्राप? कैसा श्राप? दर्द से इकराते हुए मैंने भी उस रोशनी से वापस सवाल किया।
यही कि हर संभोग के बाद चारुलता से एक बीज उत्पन्न होगा जो आगे जाकर उसके जितना ही काम उत्तेजित और यौवन से भरपूर होगा। उस रोशनी ने जो मुझसे कहा वो सब सुनकर मेरे कान खड़े हो गए और मैंने वापस उनसे कुछ कहा। क्या क्या ये तुम्हारे बेटियां हैं? हाँ, ये सब मेरी ही बेटियां हैं जो मेरे सामने पीट करके अनजान मर्दों के साथ संभोग करती हैं और फिर उन्हें जान से मार डालती हैं। ऋषि मुनि की ये सब बात सुनकर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। फिर मैंने उनसे वापस एक सवाल किया, तो फिर आपकी चारुलता का क्या हुआ? उसे तो वरदान मिला था ना? मैंने अपनी बेटियों को बहुत समझाने की कोशिश की पर वो अपनी वासना में अंधी थी, इसलिए मैंने ना चाहते हुए भी चारुलता को श्राप दिया। उसे इस बरगद के पेड़ में कैद कर दिया और खुद को एक पत्थर की मूर्त में बदल दिया ताकि अनर्थ होने से रोक सकूं, पर मैं हार गया। मेरी बेटियों ने अपनी जिद नहीं छोड़ी, इसलिए आज मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, जिस तरह यह मूर्ति तोड़कर तुमने मुझे आजाद किया है, उसी तरह इस बरगद के पेड़ को जलाकर मेरी चारुलता को भी मुक्ति दे दो। इतना कहकर वो रोशनी गायब हो गई। कुछ पल तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। मैं जब वापस होश में आया तो मुझे पता चला कि मेरे कमर के नीचे का भाग तो अब किसी काम का नहीं है। पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। इससे पहले कि वो लड़कियां मुझ पर वापस हावी हो जाए, मैंने तुरंत अपने कार में से पेट्रोल का डिब्बा निकाल कर लाया और उस पेड़ पर छिड़क दिया और आग लगा दी। बरगद के पेड़ के जलते ही उसमें से लाखों लड़कियों की चीखने की आवाज़ें आने लगी। थोड़ी देर जलते ही उसमें से एक रोशनी निकली। वो रोशनी निकलते ही वो आवाज़ें धीरे धीरे कम होने लगी और मैंने देखा कि चारुलता और उसके पीछे कई सारी लाखों लड़कियां खड़ी हैं हाथ जोड़े। मैंने भी उनसे अपने हवस में की हुई गलतियों की माफ़ी भी मांगी और जैसे ही उन्हें प्रणाम किया वो लड़कियां वहाँ से गायब हो गई। वो बरगद का पेड़ आग से लपट कर जल ही रहा था कि तभी मेरी बीवी का कॉल आया। हेलो विवान, मैंने कॉल मुबारक उठाया। हो, लड़की हुई है और मैंने इसका नाम चारुलता सोचा है।